हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट लाइफ साइंस 2022 बायोकेमिस्ट्री पेपर को। ये रही मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब मूव करते हैं पेपर की तरफ और डिस्कस करते हैं। गेट 2022 लाइफ साइंस का पेपर था। बायोकेमिस्ट्री जहां से स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है क्यू कोडिंग से। जैसा कि हमने पिछले के कुछ लेक्चर्स में जूलॉजी के पेपर्स देखे और बॉटनी के पेपर्स देखे, तो उनकी भी कुछ कोडिंग थी पेपर में। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो स्टार्ट होता है क्यू से, क्यू कोड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 35 तक, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द इम्यून सेल्स लिस्टेड बिलो आर ए ग्रेनुलर। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें कुछ इम्यून सेल्स दी हुई हैं यहाँ नीचे, और इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेल्स ऐसे हैं जो कि ए ग्रेनुलर हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें ए ग्रेनुलर की, तो ए ग्रेनुलर जो होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले तो मोनोसाइट्स जो होते हैं वो ए ग्रेनुलर होते हैं। देन उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरा जो होगा वो होगा टी सेल्स। तो ए ग्रेनुलर की बात करें तो मोनोसाइट्स और टी सेल्स जो होते हैं वो ए ग्रेनुलर होते हैं, और यूसाइनोफिल्स और मास्ट सेल ये दोनों सेल्स जो होते हैं ये होते हैं ग्रेन्युलर, और ये दोनों सेल्स हो जाएंगे ए ग्रेन्युलर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये पूछा गया है कि इसमें से कौन से सेल्स जो हैं वो ए ग्रेनुलर हैं। तो ऑप्शन नंबर आर एंड ऑप्शन नंबर एस ये दोनों जो होंगे वो ए ग्रेनुलर हो जाएंगे। इनके बेसिस पे हमको यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट दिखाई दे रहा है। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज लोकेटेड इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से एंजाइम्स ऐसे हैं, फॉलोइंग एंजाइम्स, जो कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एंजाइम्स को देखें तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो होते हैं सिट्रेट सिंथेस, ये तो इनर में हो जाएगा। ट्यूमरेज ये भी इनर में पाया जाता है, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये भी जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो एक ही यहाँ पे बच रहा है जो कि मोनोएमाइन ऑक्सीडेज है। ये मोनोएमाइन ऑक्सीडेज जो होगा ये आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऑफ ई कोलाई इज नॉट करेक्ट। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो कि डीएनए पॉलीमरेज 3 को ई कोलाई में वो करेक्ट नहीं मान रहा है। कौन सा ऐसा इसका वर्क होगा। तो अगर हम बात करें इट कैटालाइजेस निक ट्रांसलेशन, इट्स एब्सेंस इन लीथल टू ई कोलाई। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इट्स एब्सेंस इज लीथल टू ई कोलाई, ये तो होता है, ये तो होता है। इट सिंथेसाइजेस ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड यूजिंग ए सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट। जी हाँ, ये भी सिंथेसाइज करता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को जो कि सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट से सिंथेसाइज होता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट ये हो जाएगा। देन इट पोसेसेस 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो जी हाँ, ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो करता है और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ही शो करता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शंस जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इट कैटालाइजेस निक ट्रांसलेशन। ये निक ट्रांसलेशन को कैटालाइज नहीं करता है।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट ए ट्रांसलेशन इनहिबिटर। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो कि ट्रांसलेशन इनहिबिटर का काम नहीं कर रहा है। अगर हम ट्रांसलेशन इनहिबिटर की बात करें तो यहाँ पे यहाँ पे अगर हम बात करें क्लोरमफेनिकॉल ये ट्रांसलेशन इनहिबिटर होता है। साइक्लोहेक्सामाइड ये भी होता है। प्यूरोमाइसिन जी ये भी होता है। रिफार्मसिन जो होता है वो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाट पूछा है तो इसमें से एक ही है, यही रिफार्मसिन, जो कि ट्रांसलेशन इनहिबिटर नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 32, ये एनएटी वाले क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। इस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। आप इस क्वेश्चंस के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे गलत भी करते हैं तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होने वाली है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये ए डाई वाज अलाउड टू अंडरगो माइग्रेशन ऑन ए क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूजिंग ए सॉल्वेंट। द डाई एंड द सॉल्वेंट फ्रंट माइग्रेटेड 5 एंड 20 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है एक डाई है जो कि क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे वो क्या कह रहा है, सॉल्वेंट के मूवमेंट को दिखा रहा है, जिसमें से जो डाई है और जो सॉल्वेंट है उनका माइग्रेशन जो है वो 5 है और 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो मान लो ये एक क्रोमेटोग्राफिक, ये हम पेपर मान लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नीचे वो रख देते हैं। देन इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे मटेरियल को रखते हैं। तो मटेरियल के रखने में ये होता है कि ये मान लो 5 सेंटीमीटर है और ये मान लो ये 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा ये डाई का होगा और ये जो होगा ये सॉल्वेंट का होगा। तो इसका क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ पॉइंट इसका ये है ओरिजिन ऑफ पॉइंट। इसमें पूछा क्या गया है, द रिटेंशन फैक्टर पूछा गया है। तो रिटेंशन फैक्टर जो होता है जिसको हम बोलते हैं आरएफ, रिटेंशन फैक्टर का फार्मूला होता है सॉल्यूट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये इसका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को हम ये जो सॉल्यूट मूव कर रहा है जितना, इसको हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं और जो सॉल्वेंट जो मूव करता है उसको हम वाई से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो होगा वो एक्स हो जाएगा और ये जो होगा वो वाई हो जाएगा, क्योंकि ये डाई जो है ये है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट जो है मूव कर रहा है कितना, 5 सेंटीमीटर और सॉल्वेंट कितना मूव कर रहा है, 20 सेंटीमीटर। इसको अगर हम इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा और 1/4 को अगर हम देखेंगे ये आ जाएगा 0.25। तो आरएफ यानी कि रिटेंशन फैक्टर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है यही, आर एफ इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। एक्स इज सॉल्यूट मूवमेंट एंड वाई इज सॉल्वेंट मूवमेंट। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 0.25। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी एनएटी टाइप का क्वेश्चन है, मीन्स नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव।
क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ हम चलते हैं। द pKa वैल्यूज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एंड अमाइनो ग्रुप्स। दो ग्रुप्स दिए हुए हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दिया हुआ है pKa वैल्यू का ऑफ एन अमाइनो एसिड विद द नॉन आयोनाइजेबल साइड चेन। आर साइड चेन जो है 2.17 है एंड 9.31 है। मीन्स अगर pK1 की बात करें तो ये है 2.17 एंड pK2 की बात करें तो ये है 9.13 respectively. The isoelectric point of this amino acid is। इसका क्या पूछ रहा है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला होता है pK1 प्लस pK2 अपान 2। ये इसका सिंपल सा फार्मूला होता है। इसमें क्या करेंगे? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pK1 है 2.17 और pK2 है 9.13। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स इसको अगर हम जोड़ेंगे ये 3 हुआ यहाँ पे और ये हुआ 11.30/2। इसको जब हम काटेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, देन ये 13 हो जाएगा, तो 6 गया, देन ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 टाइम्स गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5.65 इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा। मीन्स pH जहाँ पे 5.65 होगा वहां पे चार्ज जो होगा वो आ जाएगा 0। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पूछा है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होती है जहां पे जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज जहां पे 0 हो जाता है उसी को हम बोलते हैं वेयर द नेट चार्ज इज 0। जहां पे नेट चार्ज 0 हो जाता है उसी को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है 5.65 यहाँ पे आ जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट एसिमिलेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन केल्विन साइकिल। ये पूछ रहा है कि केल्विन साइकिल में एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का कंप्लीटली एसिमिलेट होने में कितने एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें केल्विन साइकिल की, तो केल्विन साइकिल की अगर हम बात करें तो अगर 3 कार्बन का साइकिल है तो वहां पे टोटल मिला करके कितने एटीपी यूज हो रहे थे? 9 एटीपी यूज होते थे और 6 NADPHA यूज होते थे। अगर हम 6 कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पे 18 एटीपी यूज होते थे और यहाँ पे 12 NADPH होता था। तो अगर हम एक कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, यहाँ पे इस कार्बन डाइऑक्साइड 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेके चल रहे हैं। अगर हम एक की बात करेंगे तो इसको हम अगर सबको 6 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमको एक का मिल जाएगा। तो यहाँ पे 6 कट गया, तो यहाँ पे CO2 एक मिला यहाँ पे, और यहाँ पे 3 ATP आ गया और यहाँ पे 2 NADPH ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है केल्विन साइकिल में तो वहां पे 3 ATP मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को कंप्लीटली एसिमिलेट करने के लिए, और वहीं पे 2 NADPH मॉलिक्यूल भी रिक्वायरमेंट उनकी होगी। तो यहाँ पे अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें केल्विन साइकिल में तो टोटल 3 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे रिक्वायर होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 35, द एब्जॉर्बेंस ऑफ ए 5 × 10⁻⁻4 m सोल्यूशन। जो ए दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 5 × 10⁻⁻4 m ये दिया हुआ है। वैल्यूट ऑफ टाइम 280 नैनोमीटर। तो यहाँ पे 280 नैनोमीटर दिया हुआ है। वेवलेंथ इज
0.75। जो वेवलेंथ इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.75। एब्जॉर्बेंस दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻⁴। वेवलेंथ दिया हुआ 0.75 एंड 1 सेंटीमीटर क्यूबेड दिया हुआ है। एल जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एट द गिवन वेवलेंथ इन m-1 सेंटीमीटर -1। करेक्ट द नियरेस्ट इंटीगर इज। इसका नियरेस्ट इंटीगर पूछ रहा है तो क्या होगा इसका सोल्यूशन। अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला इसका होता है a = एप्सिलॉन × c × l। ये होता है। तो अगर हम a की बात करते हैं, यहाँ पे पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है एप्सिलॉन पूछा गया है, और ये a नहीं है, ये है c। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये है आपका, ये c की वैल्यू है और a की वैल्यू है। देन यहाँ पे सारा फार्मूला लगा हुआ है, सारा का सारा यहाँ रखा हुआ है, इसी के बेसिस पे हम निकाल लेंगे। तो a 0.75 इज इक्वल टू एप्सिलॉन × 5 × 10⁻⁻⁴ × 1, ये दिया हुआ है। अगर हम एप्सिलॉन की बात करें तो ये इधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 0.75 पान 5 × 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा। एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻⁻⁴ को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 0.75 अपान 5 × 10⁻⁴, ये हो जाएगा। तो अगर ये 2 डिजिट यहाँ पे अगर हम हटाते हैं, यहाँ पे तो दो डिजिट अगर यहाँ पे हटाएंगे तो ये हो जाएगा 75 × 10⁻², ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। इसको अब हम काटते हैं, ये एक बार जाएगा, 2 यहाँ से बचा, 25 हुआ, ये 5 गया। एप्सिलॉन इज इक्वल टू हुआ 15 × 10⁻², मीन्स एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1500। ये आ गया इसका आंसर। तो 1500 इसका आ जाएगा आंसर। देन अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 46 तक 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। अभी तक 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 36 को हम देख लेते हैं। फिलामेंटस फोटोसिंथेटिक एल्गी वर प्लेस्ड ऑन ए माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। एक फिलामेंटस फोटोसिंथेटिक एल्गी है जिसको हम प्लेस कर दिए हैं माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के नीचे, एंड इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स एज इलस्ट्रेटेड, और उस पर डिफरेंट कलर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए ये स्लाइड है, इस पे ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी लगी हुई है, फिलामेंटस फोटोसिंथेटिक एल्गी लगी हुई है, और इस पे हम डिफरेंट तरीके की लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये डिफरेंट की तरीके की लाइट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। द बैक्टीरिया दैट आर नोन टू माइग्रेट टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हाई वर आल्सो एडेड यूनिफॉर्मली ऑन द स्लाइड। Which one of the following options illustrated the distribution of bacterial along the length of the microscopic slide after illumination? तो यहाँ पे हमको ये देखना है, इस ग्राफ से रिलेटेड हमको समझ में ये आ रहा है, ये दिया हुआ रिलेटिव बैक्टीरियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है और इधर लाइट दिया हुआ है। तो जैसा कि हम लोगों को पहले ही पता है, जब हम फोटोसिंथेसिस वाली चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं जो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो मैक्सिमम होता है कौन कौन सी लाइट में, एक ब्लू लाइट में और एक रेड लाइट में। इन दोनों लाइट की प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेटिक रेट होती है, फोटोसिंथेटिक रेट, वो किस पे होती है, मैक्सिमम होती है। तो अगर हम डिफरेंट तरीके की लाइट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके हिसाब से देख रहे हैं कि रिलेटिव कंसंट्रेशन जो है वो कितना ये शो कर रहा है। अगर हम ब्लू की बात करें तो ब्लू में सबसे ज़्यादा होना चाहिए और रेड में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ग्राफ के हिसाब से देख लेते हैं, तो ब्लू में यहाँ ये मैक्स है, देन ग्रीन, देन येलो, देन रेड। यहाँ पे ब्लू और रेड में सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन यही सही होना चाहिए। देन हम बी ऑप्शन की बात करें तो ये ग्रीन में सबसे ज़्यादा हो रहा है,
और यहाँ पे रेड में हो रहा है, जबकि हमने बताया यहाँ पे ब्लू और रेड में होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन सी ऑप्शन की बात करें तो ये केवल ग्रीन में ज़्यादा जा रहा है और उसके बाद थोड़ा सा येलो में बढ़ रहा है, लेकिन हम यहाँ बात किए हैं ब्लू और रेड की, तो ये भी ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा। देन यहाँ चौथे की बात करें हम तो ये ब्लू में जा रहा है और येलो में जा रहा है, जबकि इसको ब्लू और रेड में जाना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, 2 RNAs shown below were used separately as template in an in vitro translation system। तो यहाँ पे 2 RNA दिया हुआ है जो कि दोनों RNA क्या कर रहा है, टेम्पलेट को सेपरेट कर रहा है और इन विट्रो ट्रांसलेशन सिस्टम ये दिखा रहा है। विच कैन जनरेट प्रोटीन इन ऑल पॉसिबल रीडिंग फ्रेम। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा रीडिंग फ्रेम बनेगा जो कि सारे पॉसिबल्स में वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करे। इसमें से ये दिया हुआ है दोनों, द RNA1 ट्रांसलेटेड प्रोडक्ट कंटेनिंग आर्जिनिन एंड ग्लूटामिन, और RNA2 जो है वो कंटेन कर रहा है आर्जिनिन, ग्लूटामिन और लाइसिन को। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कोडान होगा। तो अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट वाले की बात करते हैं हम, RNA1 की हम बात करें तो यहाँ पे AG दिया हुआ है, AG के बाद फिर से AG आएगा, देन फिर से AG आएगा, ये इसी फ्रेम में चलेगा, ऐसे बहुत सारा AG इसमें ऐड हो जाएगा। अगर हम इसको अब रीडिंग फ्रेम बनाना चाहें तो इसमें 3 का कोडान जाएगा। एक रीडिंग फ्रेम ये बनेगा, तो एक बनेगा AG ये बनेगा, देन उसके बाद दूसरा बनेगा GAG, दूसरा बन रहा है GAG। अगर हम तीसरा बनाने की कोशिश करें तो फिर से AGA बन जा रहा है, मीन्स इसमें 2 ही बनेगा, AGA और GAG। वैसे ही अगर हम RNA2 की बात करें तो RNA2 में AAG, यहाँ पे AAG है और यहाँ पे केवल AG था, तो यहाँ पे फिर से AAG की बात करें, AAG। अब इसका हम फ्रेम बना लेते हैं। अगर हम इसका फ्रेम बनाए तो एक फ्रेम ये बन रहा है, मीन्स AAG बन रहा है, देन दूसरा फ्रेम ये बन रहा है, इसमें AG और A बन रहा है, और तीसरा फ्रेम इसमें बनेगा GAA का। तो इसमें 3 फ्रेम बन रहे हैं टोटल मिलाकर के। अब हम इसमें देख रहे हैं कि कौन सा कोडान जो है डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर रहा है आर्जिनिन को। इसमें से दोनों जो मैच करेगा, जो कॉमन होगा, वही इसकी तरफ जाएगा। तो अगर हम AGA की बात करें तो AGA यहाँ पे भी है और AGA यहाँ पे भी है, GAG यहाँ है जबकि GAG यहाँ नहीं मिल रहा है, मीन्स AGA यहाँ पे कॉमन है और AGA यहाँ पे कॉमन है। इसका जो कोडिंग फ्रेम होगा वो होगा AGA, मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देन हम मूव करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है क्या है, Which of the following statements about endogenous synthesis of insulin are correct। इसमें एंडोजेनस सिंथेसिस बता रहा है किसका, इंसुलिन का, और पूछ रहा है कि इसमें एंडोजेनस सिंथेसिस इंसुलिन के में कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम बात करें इंसुलिन सिंथेसाइज एज प्री प्रो इंसुलिन, तो जी हाँ, इसका पाथवे होता है। जो इंसुलिन होता है वो किससे बनता है, इंसुलिन से बनता है, प्री प्रो इंसुलिन, और प्री प्रो इंसुलिन जो होता है कन्वर्ट हो जाता है प्रो इंसुलिन में। तो प्री इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज प्री प्रो इंसुलिन, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्री प्रो इंसुलिन इज कन्वर्टेड टू प्रो इंसुलिन, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इंसुलिन से प्री प्रो इंसुलिन और प्री प्रो इंसुलिन से प्रो इंसुलिन बन रहा है। देन सिंगल साइड क्लीवेज ऑफ प्रो इंसुलिन एलिमिनेट्स सी चेन, तो सिंगल साइड क्लीवेज, उसके बाद इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सिंगल साइड क्लीवेज दिया हुआ है जबकि इसमें सिंगल साइड क्लीवेज ये नहीं होता है, मीन्स ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। देन मैच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ डाइसल्फाइड लिंक्ड ए एंड बी चेन, जी हाँ, तो ये ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा, मीन्स PQ और S, PQ एंड S ऑप्शन, मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
अब मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन इन एस्ट्राडियोल। टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट हो जा रहा है कौन से एंजाइम की हेल्प से। तो यहाँ पे एरोमेटेज से होता है, एक सी से होता है। ये सीधे सीधे मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रटा रटाया क्वेश्चन है। रटने वाला क्वेश्चन था कि टेस्टोस्टेरोन से डाइस्टेरोल कैसे कौन से एंजाइम से कन्वर्ट हो रहा है। तो एक एरोमेटेज से कन्वर्ट होता है और एक होता है 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज से। तो इसका ऑप्शन ए एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देन मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, प्योरिफिकेशन ऑफ 6 हिस्टिडीन टैग्ड प्रोटीन यूजिंग एनआई निकिल एनटीए कॉलम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये एनआई वाला जो ये होता है कॉलम, वो किसका होता है, वो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का होता है। इसमें ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। जब आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे तो ये वाला कॉलम जो होता है वो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के लिए होता है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ अगर हम जाएं तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट हैज आर हैव ए बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें पूछ रहा है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें किसमें पाया जाएगा। सेलुलोज में, तो जी हाँ सेलुलोज में ये होता है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। देन काइटिन की अगर बात करें तो काइटिन में भी 1,4 होता है। देन अगर हम बात करें लैक्टोज की, तो लैक्टोज जो होता है लैक्टोज में भी 1,4 होता है। अगर हम बात करें माल्टोज की तो नहीं, माल्टोज में नहीं होता है। मीन्स ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, एमएसक्यू वाले क्वेश्चंस। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IgA इज नॉट करेक्ट, इज आर नॉट करेक्ट। तो ये भी MSQ वाले क्वेश्चन है, एक ऑप्शन भी सही हो सकता है और मोर देन वन ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, तो क्वेश्चन नंबर 42 IgA इज द करेक्ट सेग्रीटेड इनटू कोलोस्ट्रम। तो IgA कहाँ, कोलोस्ट्रम में सेग्रीट ये होता है। इट इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल बाई ट्रांससाइटोसिस। इट इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल बाई ट्रांससाइटोसिस, जी हाँ ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इट्स सेक्रीशन इज फैसिलिटेटेड बाई पॉली IG रिसेप्टर, हाँ ये ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। इट प्राइमरली एग्जिस्ट एज ए डाइमर इन सीरम, तो ये भी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मीन्स अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 42 का चारों ऑप्शन मीन्स A, B, C एंड D, all options are correct, all are correct। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस फॉर कन्वर्जन ऑफ फास्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट, कहाँ से चेंज हो रहा है, पेप से पायरुवेट में चेंज हो रहा है। एंड ATP सिंथेसिस आर सोन बिलो, पेप से चेंज हो रहा है पायरुवेट में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये डेल्टा G0 है, ये भी डेल्टा G0 है, -61.9 है। तो अगर हम G ओवरऑल की बात करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे डेल्टा G0 इज इक्वल टू -61.9 किलो जूल मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है। डेल्टा G0 ये दिया हुआ है 30.5 किलो जूल मोल इनवर्स। अगर हम डेल्टा G ओवरऑल की बात करें तो ये हो जाएगा -61.9 प्लस 30.5, ये यहाँ से आ जाएगा 31.4 किलो जूल मोल -1, यहाँ पे आ गया -31। यहाँ पे हम G ओवरऑल की बात अगर हम कर लेंगे तो एक वैल्यू हमको यहाँ से मिली है। उसके बाद देखते हैं द स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ पेप, ADP, पायरुवेट एंड ATP आर 25। मीन्स इसमें दिया हुआ है पेप 25, देन दिया हुआ है ADP, ये भी दिया हुआ है 25, देन
पायरूवेट दिया हुआ है 50 और ATP दिया हुआ है 50। ये 4 वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R दिया हुआ है 8.315 जूल, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। द एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज इन, एक्चुअल फ्री एनर्जी पूछ रहा है, मीन्स डेल्टा जी ही पूछ रहा है यहाँ पे। तो अगर हम फार्मूले की बात करें, तो फार्मूले की अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा जी जो है ये आएगा डेल्टा जी ओवरऑल की बात करें प्लस R प्लस उसके बाद R दिया हुआ है, नहीं सॉरी, इसकी अगर हम बात करें 2.303 इंटू R इंटू टेम्परेचर और इंटू लॉग पायरूवेट का इंटू ATP देन अपॉन F एंड इंटू ADP। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब इस फार्मूले में हम सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू हो जाएगा -31.4 ये था प्लस 2.303 इंटू 8.314 ये हो जाएगा। देन अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है 37। तो ये टोटल मिला करके अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 37 प्लस 273 करेंगे तो ये 310 केल्विन ये आ जाएगा। 310 इंटू लॉग ये हो जाएगा 50 इंटू 50 अपान 25 इंटू 25। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो -31.4 प्लस अगर हम टोटल की बात करें तो ये आ जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इतना अगर हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 5963.32 इंटू लॉग 4 आ जाएगा। अगर हम लॉग 4 की बात करें तो लॉग 4 जो होता है वो होता है 0.6 के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे -31.4 प्लस 5963.34 इंटू 0.6 ये हो जाएगा। तो -31.4 प्लस इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 3561.796 ये आ जाएगा। और ये जो है वो जूल में है, इसको जूल को हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये -31.4 ये किलो जूल में पहले से ही था और प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल मिला करके 3.56 ये हो जाएगा। तो ये किलो जूल में आएगा। अब इसको दोनों को अगर हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 27.84 के आसपास। ये किलो जूल मोल इनवर्स, ये इसका आ जाएगा डेल्टा जी ओवरऑल चेंज। तो आंसर की अगर हम बात करेंगे तो माइनस यहाँ पे -27.84 ये यहाँ पे वैल्यू इसकी आ जाएगी। 37 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे दिया हुआ था, इसकी वजह से हमने वहाँ पे टेम्परेचर को यहाँ पे 37 रख करके और इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया था। देन हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 जो था, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए रिसेप्टर लाइगेंड पेयर इज 0.25 इंटू 10⁻⁷ m। तो रिसेप्टर लाइगेंड पेयर जो था वो था 0.25 इंटू 10⁻⁷ m ये था। द लाइगेंड was added to a solution of the receptor such as the receptor was 50% saturated। तो इसमें 50% saturation हो चुकी है एट इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करें यहाँ पे लाइगेंड प्लस रिसेप्टर की, ये जो है
वो इक्विलिब्रियम पे रिसेप्टर और लाइगेंड ये बना लेगा। तो ये जो आ रहा है 0.25 इंटू 10⁻⁷ आ रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे 50% सेचुरेशन हो चुका है। एज्यूम दैट द रिसेप्टर हैज वन लाइगेंड बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक लाइगेंड बाइंडिंग साइट है। द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एनर्जी एट इक्विलिब्रियम इन नैनोमीटर। करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीग्रल सोल्यूशन इज। तो ये क्या कह रहा है कि नैनोमीटर में इसको कन्वर्ट करना है। तो नैनोमीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना था। इसमें रिसेप्टर लाइगेंड का ये दिया हुआ था 0.25 इंटू 10⁻⁷। इसको क्या करना था, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देना था। अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्जन की अगर हम बात करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁹। तो ये m में था और इसको नैनो मोल में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10⁻² एन सॉरी एन एम। और इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 25 एन एम। ये जो होगा इसका आंसर आ जाएगा 25। देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, द हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन वाज फाउंडेड एट ए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁻6 m। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है Km जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 m, ये दिया हुआ है। दिस एंजाइम फॉलोज माइकलिस मेंशन कांस्टेंट। ये माइकलिस मेंशन काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया है। द हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी वाज फाउंड एज अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज 1.5। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया है यानी Km डैश। ये है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 m। गिवन दैट द एंजाइम इनहिबिटर पेयर हैज ए डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका है वो कितना है, वो है 2 इंटू 10⁻⁷ m। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो Ki जो इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁷ m, ये दिया हुआ है। द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इन माइक्रोमोल। तो ये कंसंट्रेशन पूछ रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का और वो भी माइक्रोमोल में पूछ रहा है। तो अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूले की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है अल्फा इज इक्वल टू Km डैश अपॉन Km, ये होता है। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.5 इंटू 10⁻⁻6। ये इससे कट गया और ये से काटेंगे तो ये आएगा 3। अल्फा इज इक्वल टू आ गया 3, यहाँ पे 3 अल्फा आ गया। अब हम बात करते हैं एक और फार्मूले की जहाँ पे Ki की वैल्यू रखनी है। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस आई अपॉन ए आई। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमको निकालना है किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू जब हम निकालेंगे इसको हम इधर लेके आएंगे तो अल्फा -1 ये हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन ए आई, ये हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू दी हुई 3 - 1 इज इक्वल टू आई अपॉन ए आई। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू आई अपॉन के आई। अब हम यहाँ से आई की बात अगर हम करते हैं तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इसमें है डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा। तो 2 इंटू ए आई की अगर हम बात कर लेते हैं तो आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू ए आई की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁷ m दिया हुआ है। अब इसकी अगर हम बात करें तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁷ m। अब इसको माइक्रो में कन्वर्ट करना है मीन्स 10⁻⁻6 की बात करेंगे। आई इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻6 m, ये हुआ। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻1 माइक्रो मोल, ये एक्चुअल में आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आई इज इक्वल टू आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁻1, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आई इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 0.4 माइक्रो
ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर हम 1 प्लेस ऑफ डेसिमल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा 0.4, ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं आगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 जो है ये 40 टाइम्स डाइल्यूटेड सैंपल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए गेव एन एब्जॉर्बेंस 260 पे आ रहा है। ये एब्जॉर्बेंस 260 पे कितना सो रहा है, 0.01 सो हो रहा है। क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ये। द कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बिफोर द डाइल्यूशन, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का पूछ रहा है बिफोर डाइल्यूशन और माइक्रोग्राम पर एमएल में पूछ रहा है ये। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 40 टाइम्स क्या हुआ है, डाइल्यूट हुआ है। 40 टाइम्स अगर हम डाइल्यूट की बात करेंगे तो ये 40 से ये हो जाएगा। देन अगर हम उसकी बात करें तो ये जो होता है वो 260 पे अगर हम एक की बात करें तो 40 माइक्रोग्राम पर एमएल ये होता है 1 पे। अगर हम इसकी बात करें तो इससे हमको 40 से और मल्टीप्लाई एक बार करना होगा, तो 40 इंटू 0.01 इंटू 40, ये इसको हमको सीधे कर देंगे क्योंकि ये रटने वाली पहलू थी कि इतने पे ये होता है। इसको यहाँ पे हमको पुटअप करना था, बस हमने पुटअप कर दिया है। तो ये आ गया 1600 इंटू 0.01, तो ये टोटल आ जाएगा 16 माइक्रोग्राम पर एमएल। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ आ जाएगा टोटल मिला करके 16। तो ये हो गई ओवरऑल बात बायोकेमिस्ट्री गेट लाइफ साइंस 2022 के पेपर के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इनफैक्ट आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो लोग गेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।